सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 16 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अग्नि मिसाइल के जनक कहे जाने वाले किस व्यक्ति का निधन हो गया। तो आंसर होगा राम नारायण अग्रवाल। तो डीआरडीओ के मशहूर वैज्ञानिक थे राम नारायण अग्रवाल। इनका भी 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो अग्नि मिसाइल के जनक कहे जाने वाले ये जो राम नारायण अग्रवाल थे, इन्होंने देश में लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे अग्नि मिसाइल के पहले प्रोग्राम डायरेक्टर थे और वे अग्नि मैन के नाम से मशहूर थे। तो इनका नाम याद रखना। इन्हें पद्मश्री मिल चुका है 1990 में, पद्म भूषण इनको मिल चुका है सन 2000 में। अच्छा, अग्नि मिसाइल से दो करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं जो लेटेस्ट हमने पढ़े थे इसी साल कि अभी डीआरडीओ ने एक तो अग्नि 5 का पहला अभी सफल परीक्षण किया था। इसमें MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, आपने पढ़ा था। MIRV मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, मतलब एक बार में बहुत सारे टारगेट को ये हिट कर सकता है। इसकी टेस्टिंग मिशन दिव्यास्त्र के अंतर्गत की गई थी, पढ़ा था हम लोगों ने ये प्रश्न। इसके अलावा इसी साल अग्नि प्राइम का भी सफल परीक्षण किया था डीआरडीओ ने। अग्नि प्राइम क्या है? ये नई पीढ़ी की न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये दोनों पॉइंट्स आप जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि अग्नि मैन के नाम से कौन मशहूर थे जिनका निधन हो गया। तो राम नारायण अग्रवाल थे। इसके अलावा अभी 2024 में जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज का, व्यक्तियों का निधन हुआ है, वो सारे नाम में एक बार आपको यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो एक तो हमने लेटेस्ट नाम पढ़ा था नटवर सिंह का, ये हमारे पूर्व विदेश मंत्री थे, निधन हो गया। और इनकी ऑटोबायोग्राफी जरूर याद रखना, वन लाइफ इज नॉट इनफ। अब आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न दे रहा हूं, बड़ा सिंपल सा होमवर्क प्रश्न है। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? इसका उत्तर आप लोगों को देना है। बाकी बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे, निधन हुआ। शोभना राडे गांधीवादी सामाजिक सुधारक थी, ये इनका निधन हो गया। बाकी यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका संबंध भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी से था, निधन हो गया। भारतनाट्यम ये और क्लासिकल डांस है, तमिलनाडु का है ये तो, और ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। अंशुमान गायकवाड़ का संबंध किससे था? क्रिकेट से था, निधन हो गया। उसी तरह से पंडित राजीव तारानाथ सरोद वादक थे। कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी। सुशील मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे। सलाम बिन रज्जाक प्रसिद्ध उर्दू लेखक थे। पीटर हिग्स ब्रिटिश भौतिकी विज्ञानी फिजिसिस्ट थे, निधन हो गया, जिन्होंने हिग्स बोसोन पार्टिकल की खोज की थी। पॉल अलेक्जेंडर अमेरिकी थे, द मैन इन द आयरन लंग के नाम से ये फेमस थे, निधन हो गया। गजल गायक पंकज उदास का निधन हो गया। देश के सबसे बुजुर्ग टेस्ट क्रिकेटर दत्ताजी राव गायकवाड़ का निधन हो गया। भारत की पहली ओरल यानी कि मौखिक गर्भ निरोधक गोली आई थी सहेली नाम से, उसकी खोज करने वाले डॉक्टर थे आर नित्या आनंद, निधन हो गया। शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे का निधन हो गया। किराना घराने से संबंधित थी। मुनव्वर राणा मशहूर उर्दू गायक थे। इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति थे, हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में निधन हो गया था। तो ये 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जिनके निधन हुए इस साल, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में हॉकी इंडिया ने किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की जर्सी नंबर 16 को रिटायर्ड करने का फैसला किया है? तो आंसर होगा PR श्रीजेश। क्या मतलब हो गया रिटायर्ड करने से? मतलब अब किसी हॉकी प्लेयर को 16 नंबर की जर्सी नहीं दी जाएगी पहनने के लिए। किसकी जर्सी थी ये? PR श्रीजेश। आपको पता है अभी तक ये हमारे भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर थे, अभी रिटायरमेंट ले लिया पेरिस ओलंपिक के बाद में, क्योंकि अभी पेरिस ओलंपिक में आपको पता होगा हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता है, जरूर याद रखना, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ये भी याद रखना किसको हरा करके? स्पेन को हरा करके। और अभी हमने पढ़ा भी था कि भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के कोच भी बन गए हैं PR श्रीजेश। इनके बारे में कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताऊं। और अभी पेरिस ओलंपिक 2024 में ही क्लोजिंग सेरेमनी समापन समारोह में मनु भाकर के साथ फ्लैग बियरर ध्वजवाहक रहते ही हमारे केरल से बिलोंग करते हैं। पद्मश्री इनको 2017 में मिला था। 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 मिल चुका है। 2021 और 2022 में लगातार FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरस्कार भी इन्होंने जीता था। तो इनसे संबंधित ये सारे पॉइंट्स हैं। अच्छा, ये नंबर की जर्सी से आपको दो प्रश्न और याद आएंगे। अभी जो हमारे क्रिकेटर हैं थाला महेंद्र सिंह धोनी, उनकी कौन से नंबर की जर्सी को रिटायर कर दिया है पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है ये फोकट के नंबर जाएंगे, क्योंकि सब आंसर कर देंगे 7 नंबर। और उनसे पहले सचिन की जर्सी भी रिटायर्ड की जा चुकी है, उसका नंबर 10 था। तो ध्यान रखना ये सारे पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर आपसे पूछ रहे हैं 27वें नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस का आयोजन ये कहाँ पे किया जाएगा, तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। तो 27वें नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस का आयोजन ये भी 3 और 4 सितंबर 2024 को मुंबई महाराष्ट्र में किया जाएगा। मुंबई में जो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर है वहां पे। थीम क्या है, विकसित भारत सिक्योर सस्टेनेबल ई सर्विस डिलीवरी। और कौन आयोजन कर रहा है, मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय इसका आयोजन कर रहा है। उद्देश्य, भारत में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख मुद्दों पर यहाँ पे चर्चा की जाएगी। ई गवर्नेंस का मतलब क्या हो गया, इसे आप हिंदी में ई शासन कहते हो। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सरकारें इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जनता, व्यापारिक संस्थाओं और अन्य सरकारी संस्थाओं को सर्विस प्रदान करती है। ये 27वां है। इससे पहले जो 26वां नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस हुआ था वो मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। इस साल ये 27वां हो रहा है मुंबई महाराष्ट्र में। आपको याद है ना, अटल जी की जयंती को हम गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं, सुशासन दिवस, कब, 25 दिसंबर को। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन जो समिट्स हैं जो 2024 में हुए, सारे मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो देखो, इस साल जो एआई सुरक्षा पर दूसरा सम्मेलन हुआ था साउथ कोरिया के सियोल में हुआ। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट यूनाइटेड अरब अमीरात में। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट नई दिल्ली में। फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट हुआ ब्रुसेल बेल्जियम में। नवा रायसीना डायलॉग का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था जिसमें चीफ गेस्ट ग्रीस के प्रधानमंत्री थे किर्याकोस मित्सोताकिस। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट गुवाहाटी में हुआ। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 दुबई में। जो भारत है इसने यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता की, आपको पता है 46 नंबर का सेशन हुआ था अभी 2024 में पहली बार। और वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का आयोजन ही गांधीनगर में हुआ। नवा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद में। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक महाराष्ट्र में हुआ। पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो गुवाहाटी में हुआ। और अभी कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 ये हुआ नई दिल्ली में। भारत ने दूसरी बार इसको होस्ट किया है। तो ये प्रश्न मैंने लिया है यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी अभी वैसे बहुत सारी समिट्स हुई हैं, बहुत सारे सम्मेलन हुए, लेकिन उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले मैंने आपके सामने रख दिए। और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूं, पुरानों को तो पता होगा, अभी कोई एग्जाम हुआ था उसी में आप ही में से एक स्टूडेंट ने मुझे बताया, ये जो हम यहाँ से रिवाइज करते हैं ना ये लिस्ट, यहाँ से अभी प्रश्न पूछा गया था उनके एग्जाम में। और इसी तरह से जो भी लिस्टों का मैं आपको रिवीजन करवाता हूँ, जैसे अभी ये सबमिट आया तो सबमिट का रिवीजन कराया, अवार्ड्स आता है तो अवार्ड्स करवाता हूँ, मिलिट्री एक्सरसाइज आता है मिलिट्री एक्सरसाइज कराता हूँ। तो वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिलेक्टेड जो एग्जाम में आने के जिसके सबसे ज्यादा चांसेस हैं वही क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। और आप लोगों के जो एग्जाम होते हैं वहां जब आपको एग्जाम में प्रश्न अपने देखने को मिलते हैं, आप लोग लिख कि अपन जो शीट रिवाइज करते हैं उसमें से प्रश्न आया, हमें ऑप्शन भी नहीं देखने पड़े, डायरेक्ट आंसर टिक कर दिया, तो आपके ऐसे जो कमेंट्स होते हैं उससे मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। इसीलिए कई बार मैं कम्युनिटी पे भी उसको पोस्ट करता हूँ ताकि जिस तरह से मुझे अच्छा लगता है बाकी स्टूडेंट्स जब उन्हें पढ़े तो उनको भी कॉन्फिडेंस आए कि भाई प्रश्न आते हैं यहाँ से जो हम रिवाइज करते हैं, तो हमें ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। हमें बोल बोल के पढ़ेंगे तो चीजें आधी यही याद हो जाएगी, मैं आपको बोलता भी हूँ, तो उससे आप ही को बेनिफिट होगा। बाकी हाँ, अगर सेशन अच्छा लगता है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर के क्रिक एग्जाम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि जब भी पीडीएफ या कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे अभी हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच, बॉलर कोच कौन बन गए हैं, तो आंसर होगा मोर्ने मोर्केल बन गए हैं। और ये किस देश के हैं, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज हैं मोर्ने मोर्केल, और अभी भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के ये नए बॉलिंग कोच बन गए हैं। वैसे आप जानते हो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच भी नए बने थे, उनका नाम गौतम गंभीर है। अच्छा, ये मोर्ने मोर्केल के नाम से आप कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने यहाँ पे नाम लिखा है देखो, मनोले मार्कोज। अब ये कौन है, ये भी अभी नए कोच बने थे। चलो अभी जितने भी कोच बने थे सारे मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो जो मैंने अभी आपसे पूछा, ये मनोले मार्कोज जो कि स्पेन से हैं, अभी भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच बने थे। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच अमोल मजूमदार हैं, पुरुष में हमने देखा हेड कोच गौतम गंभीर, और बॉलिंग कोच बन गए अभी मोर्ने मोर्केल, साउथ अफ्रीका से हैं। और भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच हरिंदर सिंह हैं, तो पुरुष हॉकी टीम के कोच क्रेग फुलटन, ये भी साउथ अफ्रीका से हैं। ये हमने देख ही लिया, पीआर श्रीजेश जूनियर पुरुष हॉकी टीम के कोच बन गए। भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम के कोच स्कॉट फ्लेमिंग बन गए, अमेरिकी हैं।
भारतीय रग्बी टीम, चाहे वो महिलाओं की हो चाहे पुरुषों की हो, उसके कोच बने अभी वैसाले सेरेवी, ये फिजी देश के हैं। और अभी कल भी हमने पढ़ा था केन्या पुरुष क्रिकेट टीम के कोच बने थे जो कि एक भारतीय हैं, उनका नाम डोडा गणेश है, उनका नाम भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे कि जम्मू कश्मीर के स्पेशल डायरेक्टर जनरल अभी किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा नलिन प्रभात को। तो अभी नलिन प्रभात, इन्हें जम्मू कश्मीर के स्पेशल डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। किनका स्थान लेंगे? आर स्वेन का। वैसे वर्तमान में नलिन प्रभात का नाम आपने जरूर सुना होगा क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल हैं। अच्छा, इसी तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, ध्यान से सुनना। जैसे कि अभी दलजीत सिंह चौधरी सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल है और इनको अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज बीएसएफ का दिया गया है। अनीश दयाल सिंह सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल हैं और नीना सिंह सीआईएसएफ की पहली महिला डायरेक्टर जनरल हैं। नलिन प्रभात अभी हमने पढ़ा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल। आलोक शर्मा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के डायरेक्टर जनरल हैं, तो राहुल रसगोत्रा आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल। गुरबीर पाल सिंह एनसीसी के डायरेक्टर जनरल हैं, तो राकेश पाल इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स के डायरेक्टर जनरल। पीयूष आनंद एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल हैं, तो मनोज यादव आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के हैं। और राजेश निर्वाण अभी होमगार्ड के बने थे और असम राइफल्स के विकास लखेरा बने थे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नाम रहेंगे, इनको ध्यान में रखना आप। वैसे बार बार मैं आपको रिवाइज कराता रहता हूँ, आपको ये याद होने लगी होंगी चीजें। बस आपको तो अपनी तरफ से एक काम करना है कि आपको रेगुलर क्लास में बने रहना है। रेगुलरिटी आपको रखनी पड़ेगी, वरना आप किसी भी सब्जेक्ट में कितनी मेहनत कर लो सब जीरो हो जाएगा अगर आप रेगुलर नहीं रहोगे, कंटिन्यू नहीं रहोगे। तो ये इस तैयारी की सबसे बड़ी बात है, रेगुलर रहो और टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहो। ये तैयारी का यूं समझ लो फाउंडेशन है, या बेस में कह दूं, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। चलो फिर हम तो बढ़ते हैं आगे। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में किस देश में प्रधानमंत्री को देश की संवैधानिक अदालत ने नैतिक उल्लंघन के आरोप में बर्खास्त कर दिया, तो आंसर होगा थाईलैंड। तो अभी थाईलैंड की शीर्ष संवैधानिक अदालत ने नैतिकता का उल्लंघन करने के आरोप में देश के प्रधानमंत्री कौन श्रीदा थाबेसन को पद से बर्खास्त कर दिया है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक मंत्री जो कि जेल की सजा काट चुके थे उसे प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री नियुक्त कर दिया था, जिस कारण उन्हें नैतिकता का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया गया और उन्हें बर्खास्त कर दिया। उसके बाद इन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। श्रीदा थाबेसन आपको याद होगा पिछले साल ही तो थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन अब ये प्रधानमंत्री नहीं है, ध्यान में रखना। थाईलैंड की बात करें तो ये रहा मैप में थाईलैंड। कैपिटल बैंकॉक होती है, करेंसी है थाई बहत। इसे सफेद हाथियों का देश भी कहते हैं। और थाईलैंड का पुराना नाम क्या था? सियाम। आपको याद है समलैंगिक विवाह, होमोसेक्सुअल मैरिज को वैध यानी कि लीगल बनाने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश यह है। हमने इसके साथ अभी मैत्री एक्सरसाइज किया था और अभी पहली बार अयुत्या एक्सरसाइज ये भी हमने थाईलैंड के साथ ही किया था, पहला एडिशन था अभी, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे अभी हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर ये किस देश में खोजा गया, तो आंसर होगा तुर्की। तो अभी तुर्की या इसी का नया नाम तुर्की ये है। तो यहाँ के गोबेकली तेपे नामक स्थान में वैज्ञानिकों को 13,000 साल पुराना कैलेंडर मिला है। यहाँ पर पत्थर के एक विशाल खंभे पर इस तरह की नक्काशी को उकेरा गया है जिसे वैज्ञानिक दुनिया का सबसे पुराना सूर्य और चंद्र कैलेंडर मान रहे हैं। तो बस इतनी सी ही बात आपको याद रखनी, डिटेल में नहीं जाना कि दुनिया का भी सबसे पुराना कैलेंडर ये किस देश में खोजा गया, तो तुर्की में। अब मैं आपको ले चलता हूँ तुर्की। ये रहा मैप में तुर्की। कैपिटल इसके अंकारा होती है, करेंसी है टर्किश लीरा, प्रेसिडेंट है रेसेप तैयप एर्दोगान। और आपको याद होगा पिछले साल तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था वहां पे मदद के लिए हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। और ये प्रश्न काफी पूछा जाता है कि अनातोलिया का पठार कहाँ पर है, तो वो यहीं पर है तुर्की में। इसे एशिया माइनर का पठार भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो ध्यान में रखना। और तुर्की से यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। ये एक ऐसा देश है जो कि 2 कॉन्टिनेंट में, महाद्वीप में आता है, एक तो एशिया में और एक यूरोप में। और यूरोप का मरीज क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि यूरोप में सारे संपन्न देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये नहीं है, इसीलिए इसे यूरोप का मरीज कहते हैं। और विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील भी आपको यहीं पे मिलेगी जिसे वॉन झील कहा जाता है। तो इससे ये सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे अभी पद्मश्री से सम्मानित गोदावरी दत्त का निधन हो गया, वे किस कला से संबंधित थे, तो आंसर होगा मिथिला चित्रकला। तो बिहार के दरभंगा की मिथिला पेंटिंग की आर्टिस्ट रही गोदावरी दत्त का अभी
93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कहां से थी ये? बिहार राज्य से थी और मिथिला पेंटिंग से ये संबंधित थी। इन्हें नेशनल अवार्ड मिल चुका है 1980 में, पद्मश्री इनको 2019 में मिल चुका है, तो याद रखेंगे इनका नाम। और मिथिला पेंटिंग को मधुबनी आर्ट भी कहा जाता है। अच्छा, कुछ पेंटिंग मैं आपको बता रहा हूं जो हाल ही में न्यूज में थी। क्यों? क्योंकि इनको जीआई टैग मिला। जैसे कि गोंड पेंटिंग को पिछले साल जीआई टैग मिला था, ये कहां की है? मध्य प्रदेश। सोहराई कोहबर कला को जीआई टैग मिला था, ये झारखंड की है। मिथिला पेंटिंग आपने कहा बिहार की है, सबको पता है। बसोहली पेंटिंग को अभी जीआई टैग मिला था, तो ये जम्मू कश्मीर की है। और पिछवई पेंटिंग ये राजस्थान की है, अभी इसको भी पिछले साल जीआई टैग मिला था। तो ये महत्वपूर्ण पेंटिंग्स हैं जो न्यूज में रही थी, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 अगस्त को। ये हमारा पुराना डे छूट गया था एक 10 अगस्त वाला, तो मैंने कहा आज इसे कवर कर लेते हैं। तो याद रखना, हर साल 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 10 अगस्त को ही क्यों? तो इस दिन को एक जर्मन साइंटिस्ट हुआ करते थे, सर रुडोल्फ डीजल, उनकी याद में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 1893 में इसी दिन उन्होंने मूंगफली के तेल पर अपना डीजल इंजन सफलतापूर्वक चलाया था। और इसी से ये उम्मीद जग गई थी कि जो गैर जीवाश्म ईंधन होते हैं वहां से भी हम इंजन वगैरह को चला सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस फील्ड में। तो इसको मनाने का उद्देश्य मैंने आपको बताया, जैव ईंधन के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना। जैव ईंधन है क्या? तो एक लाइन में बताऊं तो पौधों या पशु के अपशिष्टों के बायोमास से प्राप्त एक ईंधन जैव ईंधन है। जैसे कि उदाहरण दूं मैं आपको, इथेनॉल हो गया, बायोडीजल हो गया। और इथेनॉल से आपको याद आएगा हमारा लक्ष्य है 2025 तक E20 मतलब जो हमारा फ्यूल है उसमें 80% पेट्रोल होगा और 20% इथेनॉल होगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो याद रखना राजस्थान है। तो यहां से तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बताए। चलो अभी सारे इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं अगस्त महीने के। देखो, 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस था। 4 दिवस है 1 अगस्त को। एक तो वर्ल्ड वाइड वेब डे, वर्ल्ड लंग कैंसर डे और मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। 3 अगस्त को इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, इसे आप अगस्त क्रांति दिवस या क्विट इंडिया मूवमेंट डे बोलोगे। और 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस। 9 अगस्त को नागासाकी डे। 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे, और ये अभी बायोफ्यूल डे हमने देखा। 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ डे और वर्ल्ड एलिफेंट डे। 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। और एक हमने पढ़ा था 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये अगस्त के अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज हो गए, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, जुलाई महीने का वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना करके कल मैंने अपलोड कर दिया है। तो पहले तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने देख लिया, आप लोग बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको वो बेनिफिशियल लगा है, आपको उससे हेल्प होता है, देखो हेल्प मैंने आपको बता दिया था, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो लास्ट में क्विक रिवीजन करना चाहते हैं ना, जो डिटेल में तो डेली करंट अफेयर्स की क्लास में पढ़ी चुके हैं ये सब, लेकिन अब उन्हें चाहिए फास्ट रिवीजन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी उसको नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा और अपना रेस्पॉन्स जरूर दीजिएगा, ताकि हम आगे वाले जो मंथ के वीडियोज है उसके लिए भी इस तरह का वन लाइनर फॉर्मेट में तैयार कर सके कंटेंट। अगर आप लोग का रेस्पॉन्स अच्छा रहता है तो जनवरी से लेकर अभी तक जितने भी महीने हुए हैं उनके लिए भी मैं मेहनत कर लूंगा, तैयार कर लूंगा आपके लिए, लेकिन रेस्पॉन्स आना चाहिए। तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा जिन जिन स्टूडेंट्स को अच्छा लगा हो। चलो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हाल ही में WHO ने किसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है, तो आंसर होगा मंकी पॉक्स को। तो अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एमपॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। ये 2 साल में दूसरी बार है जब इस बीमारी को हेल्थ इमरजेंसी बताया गया है। मंकी पॉक्स ये चेचक के जैसी ही एक वायरल बीमारी है, और एक अफ्रीकी देश है कांगो, वहां पे इस बीमारी का प्रकोप फैला हुआ है, जिसकी चपेट में पड़ोसी देश भी आ गए हैं। ये वायरस ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस फैमिली का ही मेंबर है, जो चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स के लिए भी जिम्मेदार है। और पिछले साल की तुलना में इस साल के मामलों में 160% की बढ़ोतरी हुई है। कुल मिलाकर 13 देशों में एमपॉक्स के मामले दर्ज किए गए हैं, और अभी WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। WHO की बात करें, जैसे कि WHO की स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम। और कुछ पॉइंट्स में आज से रिवाइज कर रहा हूं आपको। तो WHO ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए अभी एक AI डिजिटल हेल्थ प्रोमोटर लॉन्च किया था, उसका नाम सारा है।
हमारे जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं 2027 तक 4 साल के लिए WHO के बाहरी लेखा परीक्षक ये बने हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर। और WHO ने बताओ अभी किसे दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र निदेशक बनाया था, साइमा वाजिद को। WHO ने अभी भारतीय संस्थान है निमहंस, इसको नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया था। और इसी से आप कंफ्यूज मत हो जाना कि अभी नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो विनोद गणात्रा को मिला था, वो अलग है, वो फिल्मों में योगदान के लिए दिया गया था। तो दोनों मैंने आपको साथ में बता दिया ताकि आप कंफ्यूज न रहो। और WHO को मेनिनजाइटिस को खत्म करने का लक्ष्य क्या रखा है, 2030। मेनिनजाइटिस टीका यूज करने वाला भी पहला देश बना था नाइजीरिया। कौन सा वैक्सीन है इसके लिए, MEN 5CV। आपसे पूछूं कि भारत के बाहर अभी पहला जन औषधि केंद्र पे खोला गया है, मॉरिशस। हमारे विदेश मंत्री गए थे वहां पे, सुब्रमण्यम जयशंकर जी, उन्होंने उद्घाटन किया था। और अभी हमने पढ़ा था WHO ने मी डेविस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था। यहाँ पर मेडिकल डिवाइसेस की आपको जानकारी मिल जाएगी। मी डेविस का मतलब ये होता है मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो WHO से ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़े हैं करंट अफेयर्स में, मैंने आपको यहाँ पे एक बार रिवाइज करवा दिए, तो ध्यान में रखना। और ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा जो भी नए स्टूडेंट्स हैं कि आपको सेशन कैसा लगा। और अभी तक आपने अगर इसे लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आज के इस वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 5000 लाइक का, तो अपना कीमती लाइक, अपना कीमती सपोर्ट जरूर दीजिएगा। और दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना मेरे यार। PDF मैंने आपको बता दिया टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा देता हूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 15 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा था नंजरायन पक्षी अभयारण्य ये किस राज्य में स्थित है, अभी इसे रामसर स्थल बनाया गया है, तो तमिलनाडु में है। फिर पूछ रहे संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बन गए हैं, P हरीश नाम है। फिर पूछा DRDO ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया, नाम क्या है, गौरव। फिर पूछ रहे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया 14 अगस्त। फिर पूछ रहे प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के नए डायरेक्टर बन गए राहुल नवीन। और किस राज्य सरकार ने रत्नगिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारकों को संरक्षित स्मारक घोषित किया, महाराष्ट्र। गृह सचिव कौन बन गए, गोविंद मोहन बन गए। और अभी जो इंडिपेंडेंस डे मनाया उसकी थीम क्या थी, विकसित भारत। और केंद्र सरकार की किस योजना के तहत मॉडल सौर गांव विकसित किए जाएंगे, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। और आखिरी प्रश्न था केन्या पुरुष क्रिकेट टीम के कोच बन गए डोडा गणेश, जो कि भारतीय हैं। अभी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। अच्छा, कल का होमवर्क प्रश्न फिर से मिस हो गया था। आजकल पता नहीं लास्ट में शीट कैसे हट जाती है, लेकिन ये अच्छी बात है, वीडियो के बीच में मैं आपसे कई तरह के प्रश्न पूछ लेता हूं, तो आपके पास प्रश्न रहते हैं उनके उत्तर करने के लिए। बाकी आज का प्रश्न मैं ध्यानपूर्वक लगा रहा हूं। ये रहा प्रश्न आपके सामने।